50 सेंट पर मुकदमा हुआ। एक पूर्व कर्मचारी ने धमकी और प्रतिशोध के आरोप लगाए और दावा किया कि उनके पास इसे साबित करने वाले टेक्स्ट मैसेज हैं। साथ ही मैं बताऊंगी कि 50 सेंट ने क्या कहा। मैं एंजेला लेवी हूं और ये है क्राइम फिक्स। कर्टिस जैक्सन, जिन्हें 50 सेंट के नाम से जाना जाता है, रैपर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन हैं और बहुत सफल हैं। वो इंडस्ट्री में काफी समय से हैं और लाखों लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन मोनिक मेयर्स नाम की एक महिला ने एक नए मुकदमे में 50 सेंट को बहुत ही बुरे बॉस के रूप में पेश किया है और उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। इनमें धमकियां, FBI जांच और ये संभावना शामिल है कि 50 सेंट के सहयोगी 2006 में बूस्टर राइम्स के बॉडीगार्ड की हत्या में शामिल थे। मेयर्स ने कहा कि वे 12 साल तक 50 सेंट के लिए काम करती रहीं और कुछ समय बिना शिकायत 3 अधिकारियों का काम भी किया। 2019 में मेयर्स ने अभी दायर किए गए एक मुकदमे में दावा किया कि उनके और 50 सेंट के बीच चीजें बिगड़ने लगीं। मुकदमे में मेयर्स के वकीलों ने लिखा कि जैक्सन ने अपने कार्यस्थल को अपनी सार्वजनिक छवि की तरह डर, अपमान, वफादारी की परीक्षा और सजा से चलाया। पैसे से ताकत खरीदी गई, ताकत ने आज्ञाकारिता मांगी और विरोध करने वाले को निशाना बनाया गया। मेयर्स अपने मुकदमे में दावा करती हैं कि 50 सेंट ने 2019 में उनसे अवैध काम करने के लिए कहना शुरू किया था। मेयर्स ने कहा कि 50 सेंट चाहते थे कि वो उनके बॉडीगार्ड की मां के लिए घर खरीदने में मदद करें ताकि कमाई छुपाई जा सके और दिवालियापन, धोखाधड़ी छुपाई जा सके। मुकदमे में कहा गया है कि 14 जनवरी 2019 को मिस मेयर्स ने सीधे जैक्सन को मैसेज किया, अकाउंटेंट से जांच की और बताया कि फाउंडेशन के जरिए घर के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्होंने अकाउंटेंट की सलाह वोल्टर्स को भेजी और सुझाव दिया कि वोल्टर्स हाल ही में आए $1,68,000 के वायर ट्रांसफर को डाउन पेमेंट में इस्तेमाल करें, जो जैक्सन की प्रस्तावित योजना का एक कानूनी विकल्प था। दूसरा, मेयर्स का कहना है कि 50 सेंट और उनके साथी चाहते थे कि वे झूठी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करें जिसमें रैपर के बॉडीगार्ड पर उनकी कार चोरी करने का आरोप हो। असल में वे मानते थे कि बॉडीगार्ड ने उनसे $6 लाख चुराए थे। मेयर्स के अनुसार 50 ने वह पैसा कभी भी दिवालियापन, अदालत में आय के रूप में नहीं बताया था। मुकदमे में आरोप है कि एक ही दिन में जैक्सन ने मिस मेयर्स से झूठी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनका पैसा चोरी हुआ, जबकि असल में $6 लाख राज्य अदालत से चोरी हुए थे। जैक्सन ने वॉल्टर्स को कथित चोरी के लिए निकालने को कहा, जबकि वे छुपकर सब सुन रहे थे। हर मामले में जैक्सन चाहते थे कि कोई उनके और उनके गैर कानूनी आचरण के बीच आ जाए या उनके गैर जिम्मेदार आचरण को संभव बनाए। हर मामले में मिस मेयर्स ने मना कर दिया। इन कारणों से, जिसमें बॉडीगार्ड को ना निकालना भी था, मार्च 2019 के अंत में उन्हें नौकरी से निकाला गया और सेवा समाप्ति मुआवजे का वादा किया गया जो नहीं मिला। और उनका कहना है कि उन्हें सालों तक 50 सेंट से जुड़े लोगों द्वारा परेशान और धमकाया गया। मुकदमे में आरोप है कि मिस मेयर्स की प्रतिष्ठा पर हमले के बाद जैक्सन ने उन्हें फोन पर भी डराया धमकाया। जनवरी 2020 से मार्च 2026 तक मिस मेयर्स ने कम से कम 25 अलग अलग फोन नंबरों से जुड़े 83 से अधिक उत्पीड़न की घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया, जो कैलिफोर्निया, टेक्सास, जॉर्जिया, न्यूयॉर्क और एक बार तंजानिया से थे। मुकदमे में 2023 के ऐसे मैसेजेस भी हैं जैसे लिखा है, ये कौन है? जवाब मिला, मैं तुम्हारी दोस्त 50 हूँ, क्या तुम अब भी सैन डिएगो में हो? मेयर्स बोले, आपने गलत नंबर मिलाया है, क्या उसने यही नंबर दिया था? भेजने वाले ने कहा, हाँ उसने ही दिया था, ये गलत नंबर है। उसने कहा था कि वो मुझे आज रात उसे देखने के लिए अंदर ले जाएगा, क्या आप उससे संपर्क कर सकती हैं? मेयर्स ने जवाब दिया, आपका नाम क्या है? भेजने वाले ने कहा, विक्टर सेना। मेयर्स बोले, आप उनसे कहाँ मिले थे, मैं उनकी याददाश्त ताज़ा कर सकूं। भेजने वाले ने कहा, वो कल रात सैन डिएगो में था, सब जल्दी हुआ क्योंकि वो व्यस्त था। मेयर्स बोले, कोई बात नहीं, कहाँ, ताकि याद दिला सकूं। जवाब मिला, पार्क, सैन डिएगो में। समय के साथ मेयर्स ने मुकदमे में दावा किया कि उन्हें ग्रैंड जूरी के सामने गवाही देने के लिए बुलाया गया, जो जैक्सन द्वारा उनकी कंपनी सायर स्पिरिट्स में मिशेल ग्रीन के खिलाफ धोखाधड़ी की जांच कर रही थी।
2024 में मेयर्स ने कहा कि सायर स्पिरिट्स के खिलाफ मुकदमे में गवाही के लिए समन मिलने के बाद उन्हें एक टेक्स्ट मिला। उस टेक्स्ट में था कि मेयर्स ने पूछा, कौन है ये? भेजने वाले ने कहा, जा रूल। मेयर्स ने पूछा, आप किससे बात करना चाहते हैं? भेजने वाले ने कहा, कर्टिस। मेयर्स ने पूछा, आपको ये नंबर किसने दिया? उन्होंने कहा कि जार रूल ने कभी उन्हें फोन नहीं किया, जबकि 50 सेंट और जार रूल दशकों से सार्वजनिक दुश्मनी चली आ रही है। और सायर स्पिरिट सिविल केस में अपनी गवाही से एक रात पहले मेयर्स ने कहा कि उन्हें ये मैसेज मिला जिसमें लिखा था, तुम्हें भुगतना पड़ेगा FIF, जो कि 50 सेंट द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। बयान के दौरान मेयर्स के मुकदमे में दावा है कि 50 सेंट के वकील ने 2006 में ब्रुकलिन में एक वीडियो शूट के दौरान बूस्टा राइम्स के सुरक्षा गार्ड इजराइल रमीरेज की अनसुलझी हत्या पर उनसे सवाल किया। मेयर्स के मुकदमे में आरोप है कि G यूनिट के लोग, जिनमें 50 सेंट भी हैं, इसमें शामिल थे। मेयर्स ने कहा कि उस वक्त वो जैक्सन के लिए काम नहीं करती थीं और गवाही के बाद उन्हें धमकी भरा वॉइसमेल मिला। मुकदमे में कहा गया है कि ये अभियान नहीं रुका। 3 अगस्त 2024 को सुबह होने से पहले ही मिस मेयर्स को लगभग 3 घंटे में 15 कॉल्स आईं, जिनमें वॉइसमेल भी शामिल थे, जिनमें कहा गया था, बैंग बैंग, मैंने तुम्हें मार गिराया। ठीक 1 साल बाद उन्हें फिर से 15 कॉल्स आईं, वही तारीख, वही संख्या, वही सुबह से पहले का समय। मिस मेयर्स ने जब अदालत में इस व्यवहार की शिकायत की तो जज मेलिसा क्रेन ने कहा, मेरे जितने भी मामले आए ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर में मेयर्स कहती हैं कि उन्हें वेतन का नुकसान और जानबूझकर पहुंचाई गई भावनात्मक पीड़ा हुई है। वो मुआवजा मांग रही हैं। कर्टिस जैक्सन के वकील कहते हैं कि वे इस मुकदमे को आखिर तक लड़ेंगे। जैक्सन के वकीलों ने लॉ एंड क्राइम को दिए बयान में लिखा, कर्टिस 50 सेंट, जैक्सन और उनके प्रतिनिधि ने लगाए गए बेबुनियाद आरोपों का पूरी तरह और जोरदार तरीके से खंडन किया है। हाल ही में पूर्व कर्मचारी मॉनिक मेयर्स ने एक सिविल शिकायत दायर की, जिन्हें 27 मार्च 2019 के आसपास उचित कारणों से बर्खास्त किया गया था। अब तक मिस्टर जैक्सन को औपचारिक रूप से कोई अदालती दस्तावेज तामील नहीं किए गए हैं, ना ही उनके प्रतिनिधियों से विपक्षी वकील ने संपर्क किया है। यह बहुत असामान्य है कि इस प्रकार के मुकदमे को दाखिल किए जाने से पहले ही प्रेस में प्रसारित कर दिया गया। ये दिखाता है कि ये दावे निराधार हैं और सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचने व मिस्टर जैक्सन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का तरीका है। मिस मेयर्स एक असंतुष्ट पूर्व कर्मचारी हैं, जिन्हें 5 साल से भी ज्यादा पहले कारणवश निकाला गया था। ये मुकदमा सिर्फ एक साफ साफ दिखने वाली कोशिश है, जिसमें कानूनी प्रक्रिया का बहाना बनाकर अनुचित रूप से पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है, जो लागू समय सीमा से काफी बाहर है। गौर करने वाली बात है कि मिस मेयर्स ने ऐसे वकील को चुना है जो इस समय शनीक्वा टॉम्किंस की ओर से मिस्टर जैक्सन के खिलाफ एक अलग चल रहे मुकदमे में लगे हुए हैं। ये संबंध इस दावे की प्रतिशोधात्मक और अवसरवादी प्रकृति को और भी उजागर करता है। इसके अलावा मिस्टर जैक्सन अपने ऊपर, अपने वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों पर और किसी भी गवाह पर आने वाले किसी भी तरह के खतरे को बेहद गंभीरता से लेते हैं। इस शिकायत में जो झूठी कहानियां फैलाई जा रही हैं, उसके विपरीत जब इन कथित खतरों को उजागर किया गया तो मिस्टर जैक्सन के कानूनी सलाहकारों ने मिस मेयर्स को सक्रिय रूप से अधिकारियों के पास जाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही मिस्टर जैक्सन के वकीलों ने इन खतरों की जांच के लिए इन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी रिपोर्ट किया। हम इन झूठे दावों के खिलाफ अदालत में मजबूती से बचाव करेंगे और इस मुकदमे के जल्दी खारिज होने की उम्मीद करते हैं। ठीक है, इसमें गहराई से चलते हैं। मैं ब्रायन मैकमोनागल को बुलाना चाहती हूँ। ये आपराधिक रक्षा वकील हैं, जिन्होंने बिल कॉस्बी और रैपर मीक मिल का भी प्रतिनिधित्व किया है। ब्रायन, आने के लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले इस मुकदमे के बारे में आपके विचार जानना चाहती हूँ। तो मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और सबसे पहले ये फिर से शुरू हो गया। आप जानते हैं, एक और सेलिब्रिटी ने मुकदमा दायर किया है। ये मामला हाल ही के कुछ दूसरे मामलों जैसे जेजी के केस से थोड़ा अलग है, जिसे उनके पक्ष में सुलझाया गया था। मैं यहाँ वादी के सामने आने वाली कुछ कानूनी समस्याओं को लेकर वाकई में उलझन में हूँ। एक ट्रायल वकील के तौर पे जो बात मुझे सबसे पहले दिखती है, वो इस मुकदमे में सीमा निर्धारण कानून, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस की समस्या है। आप जानते हैं, सभी राज्यों में सीमा निर्धारण के कानून होते हैं, जॉर्जिया भी इससे अलग नहीं है।
सिविल दावों में आमतौर पर यह कुछ वर्षों का होता है और कथित कृत्य सीमा निर्धारण कानून की अवधि के भीतर होना चाहिए। और इस तथ्य के बावजूद कि यहाँ टेक्स्ट मैसेज हैं आदि जिन्हें धमकी के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, लेकिन जब तक उन्हें विशेष रूप से प्रतिवादी से नहीं जोड़ा जाता, मुझे नहीं पता कि वादी सीमा निर्धारण कानून के तर्क के आधार पर खारिज करने की याचिका से कैसे बच पाएगा, लेकिन आगे देखा जाएगा। हाँ, आगे देखा जाएगा। मुझे लगता है हमने यहाँ कुछ दिलचस्प बातें सीखी हैं। अगर मुकदमे में उसके सारे दावे सच हैं, या कम से कम उनमें से कुछ तो। ऐसा लगता है कि 50 सेंट से जुड़ी FBI जांचें हुई हैं। वो कह रही हैं कि आप जानते हैं, वो FBI के संपर्क में रही हैं। उन्हें ग्रैंड जूरी के सामने गवाही के लिए बुलाया गया है। लगता है वे सालों से जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई आरोप नहीं लगे हैं। हाँ, समस्या यही है। अच्छी बात यह है कि वो गलत आचरण की शिकायतें कहें तो वो लगातार करती रही हैं। जांच एजेंसियों ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसलिए बचाव पक्ष के लिए आपकी स्थिति बेहतर है, क्योंकि शिकायत पहले से दर्ज थी। ये मामला जांच एजेंसियों के पास ले जाया गया है और उन्होंने कहा है, अरे हमें यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये कुछ हद तक आप जानते हैं, ये वादी के लिए मिला जुला मामला है मेरी राय में, क्योंकि उन्होंने इसकी जांच की, उन्हें कुछ नहीं मिला और अब हम मुकदमे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही ये मुकदमा किसी और मुकदमे से जुड़ा हुआ लगता है। वही वकील, वही प्रतिवादी, और इसलिए एक बार फिर इस मामले में बचाव पक्ष आज यहाँ बहुत सारी तैयारियों के साथ आया है। मुझे लगता है वे इसका अच्छी तरह बचाव कर पाएंगे। मुझे ये दिलचस्प लगता है कि उसने कहा कि ये टेक्स्ट और सब कुछ, टेक्स्ट मैसेज और बाद में वॉइस मेल्स, जिन्हें उसने कहा कि एक शेरिफ के डिटेक्टिव ने सत्यापित किया था कि उन्होंने इन्हें दस्तावेज किया। उसने कहा कि ये सालों तक चलते रहे और वो डरी हुई थी और इन सब ने उसे बहुत परेशान कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने कभी इसकी रिपोर्ट नहीं की। और आप जानती हैं, मुझे लगता है कि FBI और शेरिफ का ऑफिस शायद इसे ट्रैक करने के लिए जरूरी साधन रखते होंगे। फोन किसके नाम है ये पता लगाना, जब तक कि वो बर्नर फोन ना हो, या किसके पास उन फोनों का कंट्रोल था, ऐसी बातें। खासकर अगर कोई किसी को रात के बीच में कॉल कर रहा है और कह रहा है, बैंग बैंग, जानती हो तुम्हारा काम तमाम है, या कुछ भी ऐसा। मेरा मतलब है, ये चिंता की बात है, खासकर जब आप जज के सामने शपथबद्ध बयान दे चुकी हों। हाँ, आप तो जूरी सदस्य नंबर 4 जैसी लगती हैं। यही इस केस में वादी की समस्या है। रिपोर्ट किए जाने का यहाँ कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं है। और फिर आपने अपने फोन वगैरह के साथ इसे पूरी तरह से टालने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया? तो मैं सोचता हूँ कि क्या समयवादी के लिए इतना समस्या भरा है कि वे सच में कहीं पहुँच ही नहीं सकते। शायद इसी कारण वे मुकदमे को सार्वजनिक करते हैं, शायद जल्दी समझौते की कोशिश में। मेरा अनुमान है कोई समझौता नहीं होगा। मैं ये जरूर कहूंगा, रक्षा के लिए समस्या ये है कि ये व्यक्ति उसकी करीबी मंडली में था, जिसे नकारा नहीं जा सकता। संभवतः उसे धमकी भी दी गई थी। ये बातें प्रतिवादी के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से वादी के सामने असली चुनौतियां हैं, जैसे समय सीमा के नियमों से बचना, और आपने जो सवाल उठाए हैं, जैसे कि आखिरकार इंतजार क्यों किया, उनसे बचना। वो ये भी दावा करती हैं कि वो 3 अधिकारियों का काम कर रही थीं और फिर भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, ना ही अतिरिक्त वेतन की मांग की। उन्होंने 3 साल तक 3 अधिकारियों का काम किया और फिर उस दौरान उन्होंने कहा कि 2019 में 3 बार ऐसा हुआ जब उन्होंने कर्टिस जैक्सन के कहने पर गैरकानूनी काम करने या उन्हें छुपाने से साफ इनकार कर दिया। और अगर ये सच है, तो क्या ये कर्टिस जैक्सन के लिए समस्या बन सकता है? वो दावा कर रही हैं कि कर्टिस जैक्सन चाहते थे कि वो दिवालियापन अदालत से आय छुपाए और इस तरह की चीजें करे। उन्होंने चाहा कि वो झूठी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करे, लेकिन उसने नहीं की। मेरा मानना है वहां कोई अपराध नहीं हुआ। लेकिन दिवालियापन अदालत वाली बातें, मेरा मतलब है जब आप फेडरल अधिकारियों से पैसे छुपाने की बात करते हैं तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्या ये चीजें 50 सेंट के लिए परेशानी बन सकती हैं अगर ये सच हो? आरोप खुद परेशानी लाते हैं। उसने उन पर डाक धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उसने उन पर कई तरह के अपराधों का आरोप लगाया है। समस्या फिर वही है। जाहिर तौर पर FBI ने इन आरोपों की जांच की है और इनसे कोई नतीजा नहीं निकला और कोई आपराधिक आरोप भी नहीं लगे हैं।
अब हम ऐसे समय में हैं जब आपराधिक आरोप नहीं लगेंगे और सिविल दावे भी समय सीमा के कारण खारिज हो सकते हैं। तो वो उस पर लगाए सभी आरोप उसे बदनाम करने वाले हैं, जिनमें कुछ अपराध भी शामिल हैं। समस्या यह है कि जो अभियोग दायर करते हैं, ग्रैंड जूरी बुलाते हैं और आपराधिक आरोप लगाते हैं, उन्होंने इसे वैसे नहीं देखा। यही उसकी समस्या है। लेकिन हाँ, ऐसे सनसनीखेज आरोप है कि अगर आप जूरी तक पहुंच जाएं, अगर आप जूरी तक पहुंच सकते हैं, तो ये बचाव पक्ष के लिए वाकई सिरदर्द बन सकते हैं। मुझे बस लगता है कि उस जूरी तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर एक संकेत भी है। वो दावा कर रही हैं कि 2024 में हुई इस डिपोजिशन के दौरान कर्टिस जैक्सन के वकीलों ने बैस्टर राइम्स के स्टूडियो में एक रैपर की हत्या का मुद्दा उठाया और ये पूरी तरह से अनुचित था। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा उस वक्त वो कर्टिस जैक्सन के लिए काम नहीं कर रही थीं। ये मुद्दा सिर्फ डराने के लिए उठाया गया था। ये उनका दावा है। वो हत्या अब भी अनसुलझी है। तो वो कह रही हैं कि उनके क्रू के सदस्य यानी जी यूनिट क्रू शायद उस हत्या के वक्त वहां मौजूद थे। मेरा मतलब है वो इशारा कर रही हैं कि उनके लोग हत्या के बारे में जानते हैं। और वो कह रही हैं कि एक रिटायर्ड NYPD डिटेक्टिव ने मूल रूप से कहा है कि हाई प्रोफाइल रैपर्स इस हत्या में शामिल थे या उन्हें इसके बारे में जानकारी थी। तो ये भी एक काफी बड़ा दावा है। इसमें कोई सवाल नहीं। जब मैंने वो हिस्सा पढ़ा तो मुझे उसे 2-3 बार पढ़ना पड़ा क्योंकि सच में समझ नहीं आया। उस विषय पर उसके वकील उससे शपथ पूर्वक बयान के दौरान सवाल क्यों पूछ रहे थे, मुझे इसका कोई मतलब नहीं समझ आया। कोई मतलब नहीं बनता। जाहिर है इसमें और भी कुछ होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सब ऐसा लगता है जैसे जितने भी आरोप लगा सकते हैं लगा दो, फिर देखो उनमें से क्या टिकता है, अगर कुछ भी। और वो भी इसका एक हिस्सा होगा। फिर से वो मर्डर इन्वेस्टिगेशन, मेरा ख्याल है, हमेशा खुला ही रहेगा। तो शायद ये एक तरह की छुपी हुई धमकी है, ये कहने के लिए कि सुनो, मुझे शायद उससे ज्यादा पता है जितना तुम चाहते हो कि मुझे पता हो। सुनो, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। ये देखना दिलचस्प होगा कि जब हम कोर्टरूम में जाएंगे, जब जवाब दाखिल होगा और जब जज इस मामले को अपने नियंत्रण में लेंगे, तब क्या होता है। और फिर सीमावधि के कानूनों के आधार पर अर्जियां आने लगेंगी। सही शिकायत न होने की वजह से खारिज करने के लिए अर्जियां दायर होंगी। मुझे समझने में 15 से 20 मिनट लग गए कि वे असल में किस दीवानी उल्लंघन का दावा कर रहे हैं। तो फिर जब आप सोचते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है, तो ये हैरानी की बात नहीं है। हमने पिछले 3 या 4 सालों में इसी तरह के कई मुकदमे देखे हैं जहां किसी न किसी वजह से सेलिब्रिटीज पर केस किया गया है। अधिकांश मामलों में वादी के पक्ष में फैसला नहीं हुआ। और मुझे यह कहना चाहिए कि यह 2006 में इज़राइल रमीरेज की अनसुलझी हत्या थी। ये ब्रुकलिन में बैस्टर राइम्स के वीडियो शूट के वक्त हुआ था और यह एक घटना से जुड़ा था, उनके अनुसार, जिसमें जी यूनिट के सहयोगी शामिल थे, जिनमें 50 सेंट भी थे। तो यह एक काफी साहसिक दावा है और आप सही हैं। मुझे लगता है कि यह 67 पन्नों का मुकदमा है। मेरा मतलब है 67 पन्ने, और इसमें बहुत कुछ है। और वह मूल रूप से कह रही हैं कि उन्हें डराया गया है, उन्हें परेशान किया गया है, उन्हें चिंता हुई है, उन्हें ये सारी समस्याएं हुई हैं, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी बातें हैं और ये बहुत कुछ है। हाँ, ये पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे आप जानते हैं कोई मैगजीन जो आपको किराने की दुकान में मिलती है। ये किसी सिविल शिकायत के लिए अच्छा नहीं होता। जज शिकायतें देखकर कहते हैं, जब कटुता और बाकी बातें हटा दें। आप जानते हैं, सनसनीखेज बातें, बेहतर शब्दों की कमी के कारण असली मुद्दा कहाँ है? इस सिविल केस का असली सार कहाँ है? इतनी देर से दायर किए जाने की समस्या से आप कैसे बचेंगे? आपका जवाब क्या है कि ये सीमावधि के भीतर कैसे आता है? अगर आप समरी जजमेंट की बाधा पार कर लेते हैं तो मामला दिलचस्प और मजेदार हो जाता है और हम जूरी ट्रायल के लिए तैयार हो जाते हैं। चुनौती वहां तक पहुंचने की होगी। अगर मैं 50 सेंट होती और मैं ये सब पढ़ रही होती और FBI सच में मेरी जांच कर रही होती और मेरा नाम इस अनसुलझी हत्या की जांच में आ रहा होता,
फेडरल एजेंसियां लोगों से उन बातों पर बात कर रही हैं जिनके बारे में मेरे वकीलों को भी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है मैं परेशान हूँ। हाँ, मेरा मानना है उसे पता था, और अगर चिंता थी तो पहले ही हो चुकी होगी। तुम जानते हो, कोई भी कम से कम दूर से, और मेरे लिए तो हमेशा से ही दूरी रही है, वो ऐसा आदमी नहीं लगता जो ज्यादा चिंता करता हो। उसकी जिंदगी ऐसी रही है कि वो इस मामले में हुई तमाम जांचों के बावजूद भी आराम से सो सकता है। हो सकता है कि उसने सच में कुछ भी गलत ना किया हो। कम से कम जाहिर है उसके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि उसकी निजी बातें सबके सामने आ रही हैं, खासकर उस इंसान की तरफ से जो उसके बहुत करीब था और उसकी पेशेवर जिंदगी की लगभग हर चीज देख रहा था। यही इस मुकदमे को दिलचस्प बनाता है। बाकी मुकदमों में ऐसा नहीं था। उनमें कोई किसी के साथ रिश्ते में था। ये व्यक्ति सेलिब्रिटी को थोड़े समय के लिए जानता है और काफी समय से अंदरूनी कामकाज संभाल रहा है। मुझे हैरानी होती है कि क्या उसने बहुत देर कर दी। अगर आरोप सही हैं, तो क्या उन्हें सामने लाने में देर हो गई? उसने कहा उसे सेवा समापन मुआवजा मिलना था, लेकिन कभी मिला नहीं। तो ये इसमें से एक दावा है, और मैं भी अपने आप से सोच रही हूँ, तब आपने कोई शिकायत क्यों नहीं की और क्यों नहीं कहा कि मुझे सेवा समापन मुआवजा मिलना चाहिए था? मेरा सेवा समापन मुआवजा दो। कई मायनों में बहुत कम और बहुत देर हो चुकी है, मैं आपको बता दूं। और इससे आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अब शिकायत क्यों की गई। क्या अभी यह शिकायत इसलिए दायर की गई है कि वे उस दूसरे मुकदमे का सहारा ले सकें जिसका हवाला बचाव पक्ष ने दिया था? मुझे लगता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और उन्हें समझने का समय मिलेगा, वे अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाकर ऐसे और दावे करेंगे। खैर, और यही उनके वकील का दावा है। लेकिन वे कहते हैं उन्होंने सालों तक धमकियां झेली हैं। मेरा मतलब है, वे मूल रूप से कहते हैं कि उनके पास एफबीआई के साथ कागजी सबूत हैं और यह शेरिफ के कार्यालय की जांच है। लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं, अभी भी एक सीमा अवधि है। इसमें कोई सवाल नहीं। आपकी राय में? हाँ। इसमें कोई सवाल नहीं है। उन्हें ऐसा व्यवहार ढूंढना होगा जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया हो या दूसरों ने उसके निर्देश पर किया हो, और उसे 2 साल की अवधि के भीतर साबित करना होगा। यह आखिरी चीज हो सकती है। ये बहुत देर से हुई कोई घटना भी हो सकती है और उसी से परिसीमा अवधि शुरू होगी। अगर वे उसे नहीं ढूंढ पाते तो इस मुकदमे में उनका मामला नहीं टिकेगा। ये पहली बार है जब मैंने बचाव पक्ष की इतनी तेज प्रतिक्रिया देखी कि तुमने कानून की समय सीमा चूक दी। क्योंकि उसके वकीलों ने सबसे पहले इसका हवाला दिया था। मुकदमा पढ़ते ही यही बात मेरे दिमाग में आई। फिर से उसे ये साबित करना होगा कि जो धमकियां हुई थीं, मेरा ख्याल है कि वो 2024 में थीं, जो कि कानूनी सीमा के भीतर था, वो उसी ने दी थीं। ये उसी व्यक्ति ने दी थीं जिसे उसने निर्देशित किया था। मुझे नहीं लगता उनके पास सबूत है। अगर है भी तो मुकदमे में नहीं बताया। ठीक है, हम इस पर नजर बनाए रखेंगे और जैसा कि कहते हैं, इंतजार करेंगे और देखेंगे। ब्रायन मैकमोनिगल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए खुशी की बात रही। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। हम इस मुकदमे पर नजर रखेंगे और आपको अपडेट देंगे। क्राइम फिक्स एपिसोड यहीं खत्म होता है। मैं एंजेला लेवी, साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।